हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मई को विशेष आमंत्रित के रूप में यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेने वाले हैं। पहले 16वें भारतीय यूरोपीय संघ की शिखर बैठक 8 मई को पुर्तगाल के शहर पोर्तो में आयोजित होने वाली थी और प्रधानमंत्री का भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक में हिस्सा लेने पुर्तगाल जाने का कार्यक्रम भी था। लेकिन हम जानते हैं कि कोविड-19 संक्रमण को लेकर जो स्थितियां हैं, दूसरी लहर है, उसके कारण मौजूदा संकट को देखते हुए ये यात्रा स्थगित की गई और अब जो दोनों पक्ष हैं वो डिजिटल माध्यम से इस बैठक को करेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक EU+27 के रूप में, यानी इस फॉर्मेट में पहली बार आयोजित की जा रही है, जो दोनों पक्षों के सामरिक गठजोड़ को और मजबूत बनाने के इरादे को एक तरह से कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के सभी नेताओं के साथ चर्चा करने का एक अभूतपूर्व अवसर भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। माना यह जा रहा है कि समिट में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 8 साल के अंतराल के बाद जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसे लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। साथ ही चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला और फार्मा पर मजबूत साझेदारी और सहयोग की भी घोषणा हो सकती है। दोनों पक्ष शिखर बैठक में संपर्क साझेदारी की घोषणा कर सकते हैं और ऐसे तमाम पहलू हैं जो माना जा रहा है कि समिट के दौरान बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। आज हम देश देशांतर में भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन, इसकी अहमियत और साथ ही इसे लेकर जो हासिलात होंगे, उनसे जो उम्मीदें बंध रही हैं, उन्हें लेकर हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उस चर्चा में मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, साथ ही मेरे साथ है प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, SIS JNU। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सज्जनहार सर, पहले मैं समझना चाहूंगी कि इस बार जो भारत यूरोपियन यूनियन समिट है वो किन मायनों में अहम है और इस बार ये जो बदला हुआ एक प्रारूप कहा जा रहा है, ये क्या है? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। जो ये इसका एक तो दोनों का क्या पोटेंशियल है, भारत और EU के संबंध है, और जो दूसरा ये जिस फॉर्मेट में अब ये हो रहा है। आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में प्रीति जी कहा जो ये पहली मर्तबा हो रहा है, और सच में पहली मर्तबा हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो EU तो 1960 के दशक में बनी थी यूरोपियन कमीशन, तो बहुत साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं, परंतु इससे पहले ऐसा फॉर्मेट में केवल एक बारी बातचीत हुई है, और वो भी इस साल के शुरू में। अगर हम देखें मार्च में अमेरिका के जो नए निर्वाचित, नए चुने हुए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के साथ, उनके साथ इनके EU के जो भी 27 देश हैं और उनके जो भी नेता हैं, जो भी लीडर्स हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई।
और उसके साथ साथ जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स मिशेल और यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लायन, इन दोनों ने भी मिलकर, नॉर्मली क्या होता है हमने देखा होगा, जो पहले जो भी भारत और ईयू के बीच में समिट रहे हों या और भी किसी देश के साथ अगर ईयू के समिट रहे हों तो हमेशा केवल ये 3 लोग उसमें होते हैं, एक तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और फिर जो जिसको कहा जाता है हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट, जो आजकल जोसेफ बोरेल हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं समझता हूं। ये सिंबॉलिज्म के तरीके से देखा जाए, मैसेजिंग के तरीके से देखा जाए, जो मतलब यूरोप ने ये अब निर्णय कर लिया है, जो भारत के साथ उसकी जो साझेदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सामरिक है और इसको आगे लेकर जाना है। और इसमें अगर हम देखें, आपने स्वयं जिक्र किया जो यहाँ पर ये जो अभी महामारी चल रही है उसके बारे में तो बातचीत होगी, परंतु हम देखते हैं जो पूरी दुनिया का जो ढांचा है, पूरी दुनिया का जो तौर तरीका है वो एकदम बदल गया है, एकदम परिवर्तित हो गया है। कहा जाए जो ये कोविड-19 के बाद हुआ है ये भी ठीक होगा, परंतु इससे पहले भी बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे थे। सबसे ज्यादा बदलाव अगर हम कहें तो ये है चीन का जो एकदम उभर कर आना, न केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में परंतु एक सैन्य शक्ति के रूप में, और जो उसने अपनी असर्टिवनेस और अग्रेसिवनेस दिखाई है 2008 के बाद अगर मैं कहूं तो वो पिछले 1 साल में कहीं ज्यादा हो गई है। तो एक तो ये कारण है जो अगर पूरी दुनिया को देखा जाए। दूसरा अगर हम देखें जो हमारे दोनों देश के बीच में कैसे संबंध हैं तो उसको भी मैं कहूंगा ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्यों है ऐसा पड़ाव? क्योंकि आपने स्वयं जिक्र किया 2007 में हमने बातचीत शुरू की थी दोनों के बीच में, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक समझौता होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। परंतु उसके ऊपर बातचीत होती रही 2007 से लेकर 2013 तक, और उसके बाद पिछले 8 साल तक हमने देखा है जो कोई बातचीत नहीं हुई है। और अब ऐसी बहुत उम्मीद नजर आ रही है जो इसके ऊपर फिर बातचीत होगी दोनों देशों का। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है जो भारत उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक और साझेदार बनकर उभर रहा है और ज्यादा उसमें क्षमता है, तो इसके ऊपर बातचीत होगी। और आखिरी चीज मैं ये कहूंगा इसमें, इस जो शिखर सम्मेलन है इसका महत्व क्या है, वो ये कि देखिए 2012 के बाद 2012 में हमारा 12वां समिट पार्टनरशिप हुआ। 2000 में ये शुरू हुआ था पोर्चुगल में। तो ये अगर आप देखेंगे प्रीति जी, बिल्कुल एक जैसे पूरा चक्कर पूरा हो रहा है, क्योंकि 2000 में शुरू हुआ था और अब 2021 में भी वहीं पर पोर्तो में हो रहा है। ज्यादातर 27 जो नेतागण हैं यूरोपियन यूनियन के देशों के, वो वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा सकते हैं वहां पर क्योंकि यहां पर महामारी का प्रकोप इतना ज्यादा है। परंतु 2012 तक हर साल ये शिखर सम्मेलन होता रहा, परंतु उसके बाद 4 साल तक उसमें एक ठहराव आ गया। उसके बाद 2016 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, और आखिरी जो था 15वां शिखर सम्मेलन वो पिछले साल हुआ 2020 में। तो मैं कहूंगा जो दोनों देशों की ये रुचि जो हमने इन संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाना है, ये हमको अब मालूम चलती है। जो 1 साल के होने से पहले ये दूसरा शिखर सम्मेलन हो रहा है 2020 के बाद, और मैं बहुत उम्मीद करता हूं जो ये व्यापारिक अपना जो सहयोग है, क्लाइमेट चेंज है, सिक्योरिटी डिफेंस है, पेंडेमिक के साथ स्वास्थ्य के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी और इसमें हम अपने जो सहयोग है उसको बहुत आगे बढ़ाकर ले जा पाएंगे। बिल्कुल। और जिन तमाम पहलुओं का आपने बात की है सज्जना सर, एक एक करके उनकी बारीकियों को भी आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह से वो अहम साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर सचदेवा, आपसे समझना चाहूंगी आपके नजरिए में जो भारत और ईयू के नेताओं के बीच ये जो बैठक होनी है वो एक महत्वपूर्ण अवसर, खासतौर से मैं अगर सामरिक दृष्टि से भी बात करूं, उसमें जोड़ने की कोशिश करूं, तो किस तरह से एक महत्वपूर्ण मौका साबित हो सकता है दोनों के लिए ही? देखिए, जैसे एम्बेसडर सजनहार ने बताया, परिस्थितियां बदल गई हैं। हमारा यूरोपीय संघ के साथ बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है।
हम्म 2000 से लेके 2020 तक 15 समिट्स हुई हैं, और ये तो खैर बड़ी खास समिट है जैसा आपने बताया। लेकिन अब उसमें यह है कि एक तो यह है कि हमारे संबंध जो यूरोपीय संघ के साथ है, मुख्य तौर से ये माना जाता था कि वो आर्थिक संबंध बहुत ज्यादा है उसके अंदर। बाकी हम्म का जो है सामरिक दृष्टि से शायद यूरोप का हमारे लिए महत्वपूर्ण उतना महत्व कम है। हम्म लेकिन पिछले कुछ सालों में ये नजर आया है कि हालांकि आर्थिक तौर से तो हमारा सबसे बड़ा वो व्यापार का, निवेश का एक साझेदार है ही, उसके साथ ही चाहे वो बदलती हुई परिस्थितियां, चाइना की बात की गई है, चाहे वो इंडो पैसिफिक के अंदर जो बात हो रही है, तो उसमें काफी कन्वर्जेंस भारत और यूरोपीय संघ के बीच में आया है। और उसी का ये शायद नतीजा है कि इस तरह की महत्वपूर्ण समिट 27 जो वहाँ के नेता हैं, प्लस जो यूरोपीय इंस्टीट्यूशंस के जो नेता है, सारे मिलके भारत के साथ वो कर रहे हैं। अब उसमें जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और आपने भी उसका जिक्र किया, एक तो यह है कि उम्मीद बनती है कि शायद जो 2013 से जो बंद पड़े हुए भारत और यूरोपीय संघ के जो व्यापार के समझौते की बात है, अब उसमें देखना यह है कि किस तरह से वो जो दोबारा से रीस्टार्ट होते हैं। क्योंकि पहले जब हमने 2007 में बातचीत शुरू की थी, तो उसके अंदर जो बातचीत चल रही थी वो कंप्रेहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी। उसके अंदर गुड्स थी, उसके अंदर सर्विसेज थे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट था, प्रोक्योरमेंट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, कंपटीशन था, डिस्प्यूट सेटलमेंट था। लेकिन अभी वो कंप्रेहेंसिव तौर से उसी ढंग से रीस्टार्ट करते हैं या किसी नए तौर तरीके से करते हैं? क्योंकि भारत पिछले 1-2 साल से ये कहता आ रहा है कि हम जो है शायद उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप के तरीके से करेंगे, लेकिन यूरोप का तरीका है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको करना चाहेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद उसको अलग से 2-3 तरीके से, इन्वेस्टमेंट के बारे में एक अलग से एक एग्रीमेंट की बात शुरू हो, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में अलग से बात हो, और ट्रेड की बात हो। क्योंकि शायद अब ये लग रहा है कि काफी गैप जो 2013 से लेके 2020 के बीच में जो फ्रोजन पड़े रहे ये सारे के सारे हमारे नेगोशिएशंस, तो वो एक, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम रीस्टार्ट अगर वो होते हैं, चाहे कैसा भी होगा, रूप होगा, वो कल हमको पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि जो आपने जो कनेक्टिविटी साझेदारी की बात की है, वो उसके बारे में काफी पुख्ता खबरें हैं कि एक कनेक्टिविटी के बारे में दोनों देश जो हैं एक साझेदारी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यूरोप एशिया की अपनी कनेक्टिविटी की बात है, उन्होंने पिछले 2 साल से स्ट्रेटजी बनाई हुई है। और पूरे जो यूरेशिया का जो इलाका है उसके अंदर चीन के बेल्ट एंड रोड के संदर्भ में अगर हम देखें, भारत की अपनी एक समझ है, भारत की एक अपना स्ट्रेटजी है पूरी कनेक्टिविटी की। और यूरोपीय संघ ने ऑलरेडी जापान के साथ भी एक अपनी कनेक्टिविटी की साझेदारी पहले बनाई थी। तो उसके बारे में मुझे लगता है कि वो जरूर एक कनेक्टिविटी के बारे में, साझेदारी के बारे में बातचीत की जाएगी। और जो बात है कि कोविड के बारे में, और जैसे अभी हम देखते हैं कि ऑलरेडी काफी 15-16 देश जो यूरोपीय संघ के पहले ही वो भारत की मदद कर रहे हैं। और वैक्सीन के बारे में जो अभी बातचीत चल रही है कि उसके बारे में भी शायद नए जो सारे संदर्भ बन रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो अभी पेटेंट के बारे में उसको अस्थायी रूप से स्थगित करने की बात की है, तो यूरोपीय देशों के साथ भी उसके बारे में बातचीत हो सकती है। और ऑफ कोर्स इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी भी यूरोप ने अपनी निकाली है, अभी उसके बारे में काउंसिल्स के गाइडलाइंस आए हैं, फुल स्ट्रेटजी अभी आने वाली है। तो ये काफी हैं महत्वपूर्ण, हम दोनों, यूरोप हमारे लिए बनता जा रहा है, हम भारत के लिए बन गए, हम यूरोप के लिए महत्वपूर्ण बन गए, ये पूरे तरीके से दोनों ने समझ लिया है। लेकिन अब उसको, इस बात को किस ढंग से क्रियान्वित कर उसको, मतलब हम उसको किस ढंग से ऑपरेशनलाइज करेंगे इन सब चीजों को। ट्रेड के अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर रीस्टार्ट हो जाते हैं हमारे, तो कम से कम एक बहुत बड़ा मुद्दा जो काफी चीजों से चुभ रहा था कि भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, और भारत जिस ढंग से वैसे भी पिछले 3-4 साल से कोई बहुत मेजर हमने कोई ट्रेड एग्रीमेंट किसी के साथ किया नहीं था, आरसेप से भी हम थोड़ा पीछे हट गए थे। तो एक नई दिशा भारत की एक व्यापार नीति को भी देगी अगर हम दोबारा से एक बड़े यूरोपीय संघ के साथ एक दोबारा से रीस्टार्ट अगर हम नेगोशिएशंस करते हैं। जी बिल्कुल। अगर सज्जना सर, अब एक एक करके अगर मैं समझना चाहूं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो एफटीए की ही हो रही है, और कहा जा रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद हो सकता है माहौल पॉजिटिव बने, इसे लेकर सकारात्मक बातचीत आगे हो। और अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ $90 बिलियन का हमारा व्यापार है। अब भारत के साथ एफटीए समझौता यूरोपियन यूनियन जाहिर तौर पर करना चाहता है। किस तरह की चिंताएं भारत की तरफ से अब तक रही हैं, और क्यों अब उम्मीद जगी है
कि ये जो चिंताएं हैं वो हो सकता है दूर हो और इस समझौते पर एक कदम आगे बढ़ेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, $90 बिलियन तो हमारा ट्रेड इन गुड्स है। उसके अलावा हमारा करीब $50 बिलियन है ट्रेड इन सर्विसेज। तो इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो फिर $140 बिलियन के आसपास हमारा दो तरफा व्यापार बनता है गुड्स और सर्विसेज में मिलाकर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि एक पहले नंबर पर करीब $148 बिलियन पर अमेरिका आता है। परंतु फिर भी अगर निवेश के हिसाब से देखा जाए तो करीब $90 बिलियन यूरोपियन यूनियन का निवेश है भारत में, और भारत का भी कुछ ज्यादा कम नहीं है, करीब 60-65 बिलियन भारतीय कंपनियों का भी वहां पर निवेश है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसका बहुत जल्दी इतिहास बताऊंगा। 2007 में जब इसको शुरुआत की गई थी हेलसिंकी में, तो मैं भी वहां पर था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, और तब उन्होंने कहा था जो इसको हम अंजाम दे देंगे 2 साल के अंदर, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा ये इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा हम इसमें एनर्जी डिवोट करना चाहते हैं। फिर भी कहा गया था जो 2 साल बहुत कम समय है, परंतु फिर कहा जो ये टारगेट रखना अच्छी बात है, जिसको हम अचीव करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 2013 में क्यों हमारी जो बातचीत थी वो एकदम खत्म हो गई, क्योंकि कुछ थे यूरोपियन यूनियन की तरफ से हमारे पर जो मांग वो कर रहे थे। एक जो था चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का, और ऑटोमोबाइल का सेक्टर अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जर्मनी सबसे बड़ी वहां पर अर्थव्यवस्था है। जर्मनी हमारा भी सबसे बड़ा साझेदार है यूरोप में, और उसके लिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहते हैं इसके ऊपर जो टैक्सेशन है, टैरिफ्स हैं, उसको कम किया जाए। दूसरा है अल्कोहलिक बेवरेजेस, वो है फ्रांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और परंतु अब अगर हम देखें हमारी तरफ से क्या इंटरेस्ट था, जो हम अपने स्किल्ड प्रोफेशनल्स को वहां पर भेजना चाहते थे टेम्परेरीली, ये नहीं जो उनका इमिग्रेशन हो, ये नहीं जो वहां पर सेटल हो सके, परंतु एक ये अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें अटकल लगाता था, जो रोक लगाता था, वो था यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम क्योंकि ब्रेक्सिट से बाहर हो गया है, और आपने देखा है हमने एनहांस ट्रेड पार्टनरशिप किया है, और हमने मोबिलिटी और माइग्रेशन का एक एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया है, तो ये कम से कम हमारे लिए मुद्दा इतना ज्यादा शायद बड़ा नहीं होगा। तीसरी बात प्रीति जी मैं ये कहूंगा, जो अब जो काफी सारे मुद्दे हैं वो नए मुद्दे भी आ गए हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की बात हो रही है, डेटा प्राइवेसी की बात हो रही है, डेटा सिक्योरिटी की बात हो रही है, ई कॉमर्स की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, 5G की बात हो रही है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो मुद्दे पहले थे वो थोड़े से बदल भी गए हैं, परंतु ये सब सोचते हुए भी पिछले साल जो बातचीत हुई थी जुलाई में जब समिट हुआ था प्रीति जी, तब दोनों साइड ने ये डिसाइड किया था जो एक हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट उसको सेटअप किया जाए, और ये बड़ी अच्छी बात है जो वो सेटअप हुआ। हमारी तरफ से पीयूष गोयल जी और उनकी तरफ से वादिम दोब्रोवस्किस जो कि कमिश्नर हैं ट्रेड के, जब मैं लातविया में राजदूत था तो वहां के प्रधानमंत्री थे। पहली उनकी मुलाकात हुई फरवरी में, दूसरी मुलाकात उनकी वर्चुअली हुई 29 अप्रैल को, और इससे मेरे विचार से ये मुझे जान पड़ता है जो हमने काफी आगे तक का फैसला तय कर लिया है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ समझ हो गई है जो हम इसको आगे कैसे ले जाएंगे। आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी की और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन की बात हुई 2 तारीख को, इस सोमवार को, और उसके बाद उर्सुला वॉन डर लेयन ने एक ट्वीट किया जो मुझे बहुत इससे स्फूर्ति मिलती है, मुझे बहुत इससे आशा बनती है, जो हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को हम आगे ले जाने में कामयाब होंगे, सफल होंगे। आखिरी चीज इसमें यह है, बहुत अब यह भी कहा जा रहा है, जो अगर हम एक फुल फ्लेजेड बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट अगर नहीं भी कर पाए, तो कम से कम एक लिमिटेड ट्रेड डील जिसमें कि जिसे कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट, जिसके ऊपर समझौता है और जिसको हम आगे ले जा सकते हैं, वो शायद इसके ऊपर निर्णय लिया जाए और आगे के महीनों में उसके ऊपर बात की जाए। जैसे आपको याद होगा जो हम लिमिटेड ट्रेड डील अमेरिका के साथ भी बात कर रहे थे, परंतु मेरे विचार से दोनों में, यूरोपियन यूनियन में भी और भारत में, दोनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है
जो इस डील को हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें और इसको कार्यान्वित करें। प्रीति जी। बिल्कुल। प्रोफेसर सचदेवा, ठीक है, हम ट्रेड की जब बात कर रहे हैं, उससे अगर हम अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, क्योंकि जैसा आप दोनों ने ही इस बात को बोला कि कोविड महामारी इस समय सबसे बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने कोविड महामारी है, और भारत में जो इसे लेकर फिलहाल हालात हैं वो जाहिर तौर पर चिंताजनक हैं। इस पहलू को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह के और कदमों की चर्चा इस समिट के दौरान हो सकती है, और किस तरह की मदद आपस में ही, अगर हम सहयोग की बात करें तो इसे लेकर किस तरह की नई पहल, नए कदम के बारे में हम उम्मीदें लगा सकते हैं? देखिए, कोविड के चलते तो जितनी सारी पहली जो भी परिस्थितियां थी वो बिल्कुल बदल गई हैं। पहले यूरोप बहुत बड़े बुरे तरीके से घिरा हुआ था कोविड से, अभी भी घिरा हुआ है, लेकिन भारत निश्चित तौर से अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो उसकी एक परछाई पूरी समिट के ऊपर जरूर रहेगी। और अभी जो सिचुएशन है भारत की, उसके अंदर सबसे पहले तो यह है कि यूरोप का आप देख लीजिए कि यूरोप के सारे देश और यूरोपियन संघ, वो एक बहुत बड़ा उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो पूरी दुनिया में काफी मदद वो पहुंचा सकते हैं। वो हमने देखा कि अभी पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही काफी मदद यूरोप के देशों ने यहाँ पे पहुंचाई है, और मुझे लगता है कि और भी पहुंचाने का उसके अंदर बहुत कैपेसिटी है। तो हमको उसका फायदा ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है और यूरोप के अंदर वो उस तरह की कैपेसिटी है, उस तरह की टेक्नोलॉजी है, उस तरह की मशीनें हैं, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, तो वो तुरंत को उसका एक फायदा होगा। उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी हो सकती है। लंबे समय में बात यह है कि दोनों यूरोप के अंदर भी काफ़ी कैपेसिटी उनकी बनाने की है, वैक्सीन की भी और हमारी भी यहाँ पे है। उसके अंदर अब ये है कि, और ख़ास तौर से जैसे मैं पहले बताया कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है कि वो जो पेटेंट वगैरह को अस्थायी अभी उसको छोड़ रहे हैं, तो उसमें हालांकि यूरोप में कुछ देशों में कुछ मतभेद है, चांसलर मर्कल अभी उसके हक में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यूरोप के बाकी देश जो हैं वो शायद इसके बारे में धीरे मान जाएंगे, और ये बातचीत का एक मुद्दा समिट के टाइम भी हो सकता है। तो ये दोनों भारत और यूरोपीय संघ के देश, यहाँ की दोनों की जो अपनी अर्थव्यवस्था है, दोनों की जो कैपेसिटी है, दोनों मिलके ना सिर्फ यूरोप और भारत की अपनी समस्या से सुलझ सकते हैं, बल्कि और तीसरी दुनिया के बहुत से देशों को भी ये मदद पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात ये है कि दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं, भारत की भी और यूरोप की भी, बुरे तरीके से प्रभावित हैं कोविड के संदर्भ, इन दोनों के, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं, और उसके बारे में कैसे दोनों समझ बना सकते हैं, कैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, बायलैटरली कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि दोनों देश काफी इसके बारे में सजग हैं और इसके बारे में बातचीत वो तैयार करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि ट्रेड की बात है, वैसे सज्जन हाजी ने पूरी उसका बैकग्राउंड दिया, लेकिन मुझे जो लगता है कि यूरोपीय संघ जो है, जहां तक मेरी समझ है, वो कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के बिना किसी के साथ एग्रीमेंट करते नहीं अभी तक, तो अनलेस को इंडिया के बारे में कोई अलग से उनकी समझ बने, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट या तो उसी के बारे में वो पूरी बातचीत शुरू होगी, और ये हो सकता है कि शायद वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से एग्रीमेंट की बात होनी अब शुरू हो जाए, जैसे कि उन्होंने चीन के साथ इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट किया है, या फिर चीन के साथ उन्होंने अभी पिछले साल वो भी एक लागू किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स का। तो अगर मुझे लगता है कि ये यूरोप के देशों को लग रहा है कि हम 8 साल के बाद भारत के साथ जो दोबारा से रीस्टार्ट नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और निश्चित तौर से ये नेगोशिएशन आज अगर शुरू होंगे तो इसके बारे में टाइम लगेगा उसको कंक्लूड होने के लिए, क्योंकि 2007 से लेके 13 तक करते रहे, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, 8 साल बीच में गैप हो गया, परिस्थितियां बदल गई, ब्रेक्सिट हो गया, बहुत कुछ बदल गया दुनिया के अंदर। तो नए सिरे से वो अब जो नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे, और नए सिरे से जो नेगोशिएशन जब स्टार्ट होते हैं तो उसके बारे में कई साल लगने वाले हैं उसको कंक्लूड होने के लिए। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हमने सारे यूरोप के, ईयू के देशों के साथ जो है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट उनके टर्मिनेट कर दिए हैं, और उनकी काफी बड़ा इन्वेस्टर भारत के अंदर है, तो शायद आने वाले 1 आध साल के अंदर एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के ऊपर अगर उनकी समझ बन पाए हमारी और यूरोपीय संघ की, तो एक काफी अच्छा हमारी दोनों के उनके जो हमारे संबंधों के लिए अच्छा होगा। लेकिन
ट्रेड एग्रीमेंट्स तो मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा। ये बात अच्छी है कि अभी स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट होने के बाद 2-4 साल लगेंगे। इससे पहले भारत में कभी हमने किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट की अगर नेगोशिएशन देख लीजिए, हमारा जो एग्रीमेंट 8-9 साल से कम हमने कोई भी नेगोशिएशन कभी कंप्लीट नहीं किया है। तो अभी नए सिरे से शुरू होंगे, उसमें टाइम लगेगा। और यूरोपीय संघ मुझे लगता है कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट पे ही शुरू करेगा, रादर देन कि वो कोई छोटे, जिस तरह की हमारे मिनिस्टर बात कर रहे थे, हो जाए तो बड़ी अचंभे वाली बात मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव पे करेंगे या अलग अलग करके उन दोनों तीनों को करेंगे। जी बिल्कुल। और इसमें ये जो पहलू है संजना सर कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं, उन्हें जो चाइना की कंपनी है उनसे बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो यूरोपीय बाजार है उसके बड़े हिस्से पर कहीं ना कहीं जो चाइनीज कंपनी है वो कब्जा कर रही है। और इसे लेकर जो सरकारी टेंडर है ईयू में, उनसे भी चीनी कंपनियों को बाहर रखने की एक तरह से पॉलिसी है। ये कोशिश चल रही है। वहीं अमेरिका को लेकर भी कुछ कुछ यही सोच है ईयू की। तो आप मानते हैं क्या कि ये जो पहलू है कि ईयू चाहता है कि वो चीन और अमेरिका के बीच जो पिस जाने की एक तरह से ऐसा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इसके बीच में पिसते हैं, चाइना और अमेरिका के बीच, तो उससे बचने के लिए कदम उठाने की जो नीति अब अपनाने की सोची जा रही है ईयू की तरफ से, आप मानते हैं कि भारत को इसका काफी ज्यादा फायदा फिलहाल मिल सकता है? क्योंकि कोविड के बाद हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना न सिर्फ ईयू के लिए बल्कि भारत के लिए, सभी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रीति जी। जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, एक अपने जो नॉर्मल ढल रहा है उस पर लाना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो चीन यूरोप के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो जर्मनी की पिछले साल के आखिर में उनकी प्रेसिडेंसी थी और आखिरी दिन पर उन्होंने ये जो अग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश का जो उन्होंने अग्रीमेंट किया, वो उन्होंने 30 दिसंबर को चीन के साथ दस्तखत किए थे। और हालांकि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को कहा था, वहां के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन, उन्होंने कहा था यूरोप को, जो देखिए हमारी जो सरकार है, जो बाइडेन की सरकार है, वो 20 जनवरी को आने वाली है, तो आप इतनी जल्दबाजी मत करिए इस एग्रीमेंट को साइन करने में। परंतु वो जो उनके ऑब्जेक्शन थे अमेरिका के, उसको दरकिनार करते हुए यूरोप ने ये एग्रीमेंट उनसे साइन किया था। क्योंकि जो वहां पर देखिए, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल्स के बारे में बताया और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया, जर्मनी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोप की, उनके लिए जो चीन का बाजार है बहुत महत्वपूर्ण है। ये और बात है जो अब जो उन्होंने देखा है, यूरोप ने देखा है चीन क्या कर रहा है, चाहे शिनजियांग में, चाहे उइगुर मुसलमानों के विरुद्ध, चाहे ताइवान के विरुद्ध, चाहे हांगकांग के विरुद्ध, साउथ चाइना सी में के विरुद्ध, तो उनके मन में ये थोड़ा सा ये शंका पैदा हुई है, जो अब जो अग्रीमेंट उन्होंने निवेश के ऊपर साइन की है उसको आगे वो नहीं ले जा पाएंगे। और इसीलिए वो चाह रहे हैं जो नए बाजार तलाश किए जाएं, नए साझेदार तलाश किए जाएं। इसीलिए अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही सप्ताह पहले, उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक विजन को भी लेकर आए हैं। और वो मेरे विचार से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आगे चलते हुए बातचीत करने में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है, सबसे पहले तो फ्रांस ने 2018 में अपनी इंडो पैसिफिक विजन बनाए थे, उसके बाद जर्मनी ने, और उसके बाद रिसेंटली नीदरलैंड्स ने। और ये बड़ी अच्छी बात है जो अब ईयू भी अपना इंडो पैसिफिक विजन लेकर आया है, जिसमें वो कह रहा है जो चीन के अलावा भी वो कोई और व्यापारिक साझेदारों को एशिया में चुनना चाहता है। और उसमें मेरे विचार से भारत के से ज्यादा कोई और अच्छा उसका साझेदार नहीं हो सकता। और आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा प्रीति जी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है जो इंडो पैसिफिक में, एक तो यूरोपियन यूनियन चाहता है जो उसको, जैसे हम बात भी करते रहे हैं, जो हमेशा उसको व्यापार के साथ जोड़कर देखा गया है, परंतु वो एक अपने को जियोपॉलिटिकल प्लेयर भी बनाकर रखना चाहता है और पूरी दुनिया के सामने एज ए जियोपॉलिटिकल प्लेयर आना चाहता है। इसीलिए उसने कहा है जो इंडो पैसिफिक में वो अपने कुछ मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी वो कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, वहां पर अपने पोत भेजेगा, अपने जहाज भेजेगा। और इसी के बारे में जो पिछले साल भी और इस साल भी मैरीटाइम सिक्योरिटी एक स्पेशल इशू बनकर आया, मुद्दा बनकर आया है, जिसमें भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में मेरे विचार से बड़ी अच्छी बात होने वाली है। और दोनों को कैसे कन्वर्जेंस मिलता है इस ऐसे मुद्दों पर, चाहे चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, बढ़ता हुआ डोमिनेंस है
इंडो पैसिफिक में कैसे सुरक्षा की जाए, इसके बारे में भी दोनों ये बहुत अच्छी दोनों के बीच में बातचीत होने वाली है की उम्मीद है। ठीक है, तो एक जियोपॉलिटिकल प्लेयर के रूप में ईयू की बात जो आपने कही, नौवहन सुरक्षा को लेकर बात है। बाकी और पहलू थे जो कनेक्टिविटी को लेकर प्रोफेसर सचदेवा ने भी बात कही। इसके अलावा ट्रेड को लेकर हम लगातार बात ही कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जब बात आती है या फिर आतंकवाद की बात आती है, मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भी ईयू और हमारे विचार एक जैसे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे और भी पहलू हैं प्रोफेसर सचदेवा जहां भारत के विचार ईयू के साथ बहुत कुछ मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है इन तमाम पहलुओं पर भी जो हमारे संबंध है ईयू के साथ, वो क्या पूरी तरह यूटिलाइज हो पाए हैं या अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड हैं? इनको लेकर किस तरह की दिशा आपको नजर आ रही है? जो सारे मुद्दे आपने गिने, इन सारे मुद्दों के ऊपर हमारी उनके साथ बहुत गहन बातचीत कई सालों से चल रही है। और जितने आप डिक्लेरेशन देखें, चाहे वो जो अभी पिछले समिट में जो नया रोड मैप 2025 के बारे में रिलीज किया गया था, तो उसमें ये सारे के सारे मुद्दे उसके अंदर जलवायु परिवर्तन से लेके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेके सारे के सारे मुद्दे उसके अंदर शामिल हैं। ये एक मानी हुई बात है कि यूरोप के जो देश हैं उनकी जो कैपेसिटी है और उनका जो ध्यान है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हो, चाहे वो सर्कुलर इकोनॉमी हो, चाहे वो ग्रीन इकोनॉमी हो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो, उसके अंदर बहुत ही बड़ा एक मुहिम चला हुआ है पूरे यूरोप के अंदर। चाहे अगर आप जर्मनी का पूरा एनर्जी विंडो प्रोग्राम देख लीजिए, कुछ भी, तो इसका मतलब है कि जितनी टेक्नोलॉजी और यूरोप के पास और जितनी कैपेसिटी और जितना उनका ध्यान इस पूरे मुद्दों के ऊपर लगा हुआ है, हमको पूरा उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे कोई यूरोप के मुद्दे नहीं है, ये पूरे दुनिया के मुद्दे हैं। और हम चाहे हमारे परिस्थितियां अलग हैं, हमारे डेवलपमेंट पैराडाइम्स अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमको भी उसी ढंग से ही अफेक्ट करते हैं जैसे यूरोप को करते हैं या किसी भी और दूसरे देश को करते हैं, क्योंकि हमारी यूरोप के साथ अच्छी साझेदारी बन रही है और उनकी ये कैपेसिटी, और वो चाहते भी हैं। अगर आप देखें जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ईयू के हों, चाहे वो जर्मनी के हो, चाहे वो यूके के हो, चाहे वो जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हो भारत के अंदर, मुझे लगता है 60 से 70% उनके सारे प्रोजेक्ट वो सारे ग्रीन टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल, इनकी तरफ लगे हुए हैं। तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए यूरोप के साथ इतनी साझेदारी का, क्योंकि और पूरा जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भी बहुत से यूरोप के देश भी हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ फ्रांस ही नहीं बाकी देश भी हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं और उसके अंदर मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा है जिसके बारे में क्योंकि भारत में पहले कहा जाता है कि नहीं, जो विकसित देश हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, हमारी प्रॉब्लम अलग है, लेकिन वो सारी विचारधारा बदल रही है और भारत और यूरोपीय संघ मिलके, और उन्होंने भी ये माना है क्योंकि जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो तभी पूरे हो सकते हैं 2030 के, जहां तक ये उनके जो सारे टारगेट्स हैं, अगर भारत जैसे देश के अंदर भी तरक्की होगी और वो ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। तो उसके अंदर में काफी सीरियसनेस से वो हमारे साथ काम भी करना चाहते हैं और अभी कर भी रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं। तो इसलिए वो सारे मुद्दे, व्यापार का मुद्दा तो है ही है, उसके साथ साथ ये सारे मुद्दे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके साथ बहुत हमारी पहले से साझेदारी बनी हुई है और प्रगाढ़ होगी अभी। बिल्कुल। इसी के साथ प्रोफेसर सचदेवा, अशोक सज्जना सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय पूरा हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के संबंध अब हम देखें तो लगातार पिछले कुछ समय से मजबूत हो रहे हैं और अब जो ईयू के नेताओं के बीच होने वाली वर्चुअल मीटिंग है वो एक महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर भी देखी जा रही है, जिससे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, खासकर अगर हम कोरोना को लेकर बात करें वहां, और स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की बातचीत, साथ ही भारत यूरोपियन संघ की आर्थिक साझेदारी और आपसी हितों के जो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे हैं उन पर मजबूत करने के उपायों पर चर्चा शामिल हो सकती है, इस तरह की उम्मीदें हैं। और जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच 8 साल बाद एफटीए पर वार्ता होगी, उस पर भी सबसे ज्यादा नजरें हैं कि इसे लेकर कोई जरूरी घोषणा हो सकता है सामने आए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उम्मीद है कि इस समिट में दोनों पक्षों के रिश्तों की जो दिशा होगी वो एक मजबूती की ओर ही बढ़ेगी। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।
ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।